थक गई हो ना मुझसे। मैं भी थक गई हूँ खुद से। अब जीना नहीं चाहती मैं। मार दो मुझे। मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है रोजी। प्लीज मुझे इस नरक से मुक्ति दे दो। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे देश में डाकू के संत बनने की कथा भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहां ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कभी लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, लेकिन कालांतर में वे कई घिनौने अपराधों में लिप्त हो गए। यह श्रृंखला एक आम इंसान के अंदर पनपते देव और दानव के द्वंद्व की एक मिसाल है। ऐसे द्वंद्व प्रत्येक मनुष्य के भीतर हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है जो इंसानियत गर्त में और हैवानियत ऊंचाई पर पहुंच जाती है? यह केस कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी असहनीय पीड़ा है जिसने मनिका के शरीर और उसके अंतर्मन को तोड़कर रख दिया था। मनिका की यह दुर्गति ऐसे शातिर और खूंखार अपराधी द्वारा की गई थी जिसने एक विकराल दानव का रूप ले लिया था, जो हिंदुस्तान की लगभग हर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का एक बड़ा सरदर्द बन गया था। देखिए बम टाइमर पे 20 मिनट का वक्त नहीं है। अगर धमाका हुआ तो बहुत तबाही होगी, सो प्लीज हरी अप। एक मिनट, क्या काम है? वो मुझे इस वार्ड के पेशेंट को इंजेक्शन देना है। लेकिन इस वार्ड में तो नर्स रोजी की ड्यूटी है। आप कौन? मैं मनिका। वो रोजी की तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे इंजेक्शन देना होगा। ठीक है, जाइए। रोजी तुम होती कौन डिसाइड करने वाली? मुझसे बिना पूछे तुमने एक इंटर्न को इंजेक्शन देने के लिए भेज दिया? हाँ सर, मैं क्रिमिनल से बहुत डर गई थी सर। तो इंटर्न के इंजेक्शन देने से क्रिमिनल मर गया तो पुलिस को क्या जवाब देंगे हम? वो पहली वाली डर गई मेरे ऊपर से हैं? लेकिन उसकी जगह तू कमा सकती है लाखों रुपया। बाजू दो अपना। क्या? बाजू। सिर्फ एक कॉल करना है और मेरा मैसेज पास करना है। लाखों रुपया, एक कॉल और लाखों रुपए। सोच ले। कॉल करके क्या मैसेज देना है? 12 तारीख को कपूरथला में बारिश आएगी, कहना अमरिंदर ने बोला है। ये कह रहे हैं कि एक नंबर पे कॉल करके कहना है कि 12 तारीख को कपूरथला में बारिश आएगी। मुझे लगता है कोई मैसेज पास कराना चाहते हैं। ज्यादा सियाने समझ रही है क्या अपने आप को? मुझसे बात कर। बेटे तेरे बारिश नहीं, अब बिजली गिरेगी। चिल्ला मत, चुपचाप सो जा। तुम जाओ। क्या ये सब? अगर तुम दोनों की वजह से आज वो क्रिमिनल खून खराबा कर देता तो? सॉरी सर, लेकिन उसने कोई खून खराबा नहीं किया, बल्कि पुलिस को उसके मंसूबों का पता लगा है सर। अच्छा, इसके लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए, वो भी देख नहीं दो। पहला मेडल उस क्रिमिनल के मंसूबे नाकामयाब करने का, अब दूसरा मेडल पहली बार इंजेक्शन देने के लिए, राइट? नो सर, ये मैंने पहली बार इंजेक्शन नहीं दिया है। मैं इससे पहले 15 बार दे चुकी हूँ सर। क्या 15 इंजेक्शन तुमने दिए? जी। लेकिन तुमने कहा था कि ये तुम्हारी पहली जॉब है, राइट? एग्जैक्टली सर, ये मेरी पहली जॉब है, लेकिन इससे पहले मैंने मेरे गांव में मेरी माँ को 15 इंजेक्शन दिए थे सर। एक्चुअली वो उन्हें डायबिटीज़ था और गांव से हॉस्पिटल 100 किलोमीटर दूर था, तो मैं ही उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस देती थी सर। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये सारे
अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो पुलिस इन्फॉर्मर बन जाए, लेकिन अगर नर्स की जॉब करनी है तो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ प्लीज लीव। यस सर। कम इन आदिल, हैव अ सीट। थैंक यू सर। लास्ट वीक में हुई एक मुठभेड़ में एक कट्टरवादी मारा गया था और उसके पास पड़ोसी मुल्क के 7 लोगों के पासपोर्ट मिले। उनमें से एक पासपोर्ट पे जुल्फिकार आलम का नाम था, लेकिन उस पर फोटो ये है। तुम्हें याद है स्पेशल सेल में प्रमोशन से पहले तुम्हारा आमना सामना इस क्रिमिनल से हुआ था। ऑफ कोर्स सर, ये गुलशन खन्ना है। यही चौंकाने वाली बात है कि ये गुलशन खन्ना बॉर्डर पार करके जुल्फिकार कैसे बन गया। बस सर, इसे 10 साल की सजा हुई थी। आई नो, इसे अभी भी जेल में होना चाहिए था, लेकिन जेल में बहुत बड़ा गुफअप हुआ है। इत्तेफाक से उस जेल में गुलशन खन्ना नाम के 2 कैदी थे। इस गुलशन खन्ना को 10 साल की सजा हुई थी और दूसरे गुलशन खन्ना को 8 साल की। तो मतलब गुलशन खन्ना को जमानत मिली, लेकिन उस जमानत पर वो गुलशन खन्ना बाहर नहीं गया, जेल से बाहर गया ये वाला गुलशन खन्ना। राइट। हमें इस गुलशन खन्ना उर्फ जुल्फिकार को ढूंढना होगा। मगर सर, अगर ये इस वक्त भी पड़ोसी मुल्क में हुआ तो? नहीं, इंटेलिजेंस का मानना है कि वो पड़ोसी मुल्क में ट्रेनिंग के लिए गया जरूर था, लेकिन अब शायद वो इंडिया में वापस अपने साथियों के साथ कुछ तो खतरनाक करने वाला है, जिसका कि सस्पेंस अभी तक बरकरार है। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? इस गुलशन खन्ना को ढूंढना है और इंटेलिजेंस के हवाले करना है, और वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। आई श्योर, ये गुलशन खन्ना जहाँ कहीं भी होगा ढूंढ निकालूंगा सर। अमरिंदर को आज ग्लोबल ग्रीन हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाया जा रहा है। गॉड, ये आफत यहाँ से गई। मनिका, तुम मेरे कैबिन में आओ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत रूड हूं, हाँ, बट आई रियली अप्रिशिएट यू। तुम अपना काम बहुत ही मन लगा के कर रही हो। थैंक यू सर। जस्ट कॉल मी सचिन। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि कल से मैं नाइट आवर्स में रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना शिफ्ट टाइम चेंज कर लो। आई वॉन्ट यू टू असिस्ट मी। बट सर, नो इफ एंड बट। डॉक्टर बनना चाहती हो तुम? आई वॉन्ट टू सी योर डेडिकेशन। आई कैन रिकमेंड यू इफ आई सी सम स्पार्क इन यू। राइट, यू कैन गो। ओके सर। अरे वो कुछ रिकमेंड नहीं करने वाला तुझे, वो सिर्फ तुझ पे ट्राई मार रहा है। मतलब? अरे इतना भी नहीं समझती क्या? अरे ही इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ यू। उस रोमियो से ना बच के रहना, समझी? चल। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक गुलशन खन्ना पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला था और 10 साल पहले इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी मदर भी गुजर गई थी, और 3 साल पहले जब वो जेल से बाहर आया तब से वो फिरोजपुर में भी नहीं देखा गया। सर, शायद इसको पकड़े जाने का खतरा हो, इसलिए इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। लेकिन एक छोटा सा क्रिमिनल बॉर्डर पार करने में कामयाब कैसे हुआ और कट्टरवादी बन गया? हो सकता है ये बाकी के भी गुलशन की तरह क्रिमिनल्स हों और कट्टरवादी बन गए। सर, क्रिमिनल डाटाबेस से इन सबके फोटो टैली करवाता हूँ। पर अहम सवाल ये है कि गुलशन खन्ना इतनी बड़ी जालसाजी करके जेल से फरार होने में कामयाब कैसे हुआ? आखिर जेल में चल क्या रहा था? 1 साल पहले मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और जब से मैंने ज्वाइन किया यहाँ के रिकॉर्ड सब ऐसे ही थे। तिवारी जी, आपने इस जेल को कब ज्वाइन किया, आपका कब ट्रांसफ़र हुआ, मैं जानने नहीं आया हूँ। मेरे लिए मुद्दा ये है कि जब जमानत गुलशन खन्ना 2 को मिली तो जेल से बाहर गुलशन 1 कैसे चला गया? अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की फ़ोटो इंटरचेंज हो गई, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसकी जांच बैठी है। गुलशन खन्ना 2 अभी जेल में है ना, हमें मिलना उससे। साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरी जमानत करवाई गई थी। वो दूसरा गुलशन जरूर कोई 30 मार खा होगा जो इतना बड़ा खेल करके चला गया। साहब, ज़रा हम भी जाने कितना बड़ा 30 मार खा था, और क्या जानते हैं इसके बारे में? साहब, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरी उससे कभी बात भी नहीं हुई। इधर जेल में वो हमेशा मकबूल भाई से चिपका रहता। साहब, इधर जेल में हर कोई मकबूल भाई की इज्जत करता था। फिर हम भी मिलते हैं इस मकबूल भाई से। साहब, मकबूल भाई को तो फांसी की सजा सुनाई गई, उनको तो फांसी भी होगी। व्हाट? मुझे नहीं मालूम था तुम शांतिनगर में रहती हो।
वैसे रोज मैं यहीं से जाता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूंगा, ठीक है? नहीं डॉक्टर वो सचिन, भूल गई तुम? देखो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है ना, इतना हेजिटेट करने की। रिलैक्स। हेलो? व्हाट द हेल? क्या हुआ? वो क्रिमिनल अमरिंदर पुलिस कस्टडी से भाग गया। सर हमें सर गुलशन खन्ना के अलावा बाकी किसी के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का मालूम नहीं चला। वो मकबूल ज़ैदी, गुलशन खन्ना जिसके टच में था वो क्रिमिनल लॉयर था, तो पूरे चांसेस हैं कि मकबूल ज़ैदी उस लॉयर को भी जानता हो जिसने दूसरे गुलशन खन्ना की जमानत करवाई थी। हो सकता है सर। और सर मकबूल ज़ैदी का पास्ट रिकॉर्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसने टाडा कोर्ट में एक ऐसे आदमी की पैरवी की थी जो 7 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट में सस्पेक्ट था, और फिर वो केस हार गया और वो आदमी कट्टरवादी प्रूव हुआ। सर हो सकता है मकबूल ज़ैदी का गुलशन को जेल से बाहर निकलवा के कट्टरवादी बनाने में हाथ हो। ये मकबूल आखिर शय क्या थी? क्रिमिनल लॉयर था लेकिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के शौहर का कत्ल करके फांसी पे चढ़ गया। इसकी कहानी को ज़रा करीब से समझने के लिए इसके करीबी लोगों से मिलना पड़ेगा। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं दीदी, वो हॉस्पिटल की नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो थोड़ी एंजाइटी हो जाती है। तो जरूरत क्या है नर्स की ड्यूटी करने की? अरे क्यों नहीं? जॉब नहीं करेगी तो बोर हो जाएगी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। जीजू, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं एक घर रेंट पर ही ले कैसी बात कर रही है मनिका? वो तो तुझे बस मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ रोजी, मैंने तुझे कहा था आग से दूर रहने के लिए, लेकिन तू तो उसी के साथ खेलने लग गई। अब ना तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। मेरे भी होश उड़े हुए हैं रोजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जब से वो क्रिमिनल भाग गया है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं डॉक्टर सचिन की बात कर रही हूँ। लगता है तूने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तभी उनके साथ कार में राइड कर रही थी। अरे वो उन्होंने ऐसे फोर्स किया ना मुझे कि मैं मना ही नहीं कर पाई। और तू जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। सर मकबूल से मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था, लेकिन उसने उस कट्टरवादी के सपोर्ट में केस ले लिया। इससे मेरे घर वालों को लगा कि वो अच्छा आदमी नहीं है और हमारा रिश्ता तोड़ दिया गया। उसके बाद मेरा निकाह कहीं और हो गया, लेकिन मकबूल ने मेरे शौहर को भी मार डाला और जेल जाने के बाद भी लगातार फोन करके मुझे परेशान करता रहा। सर मकबूल जेल जाने के बाद आपको फ़ोन करता था? जी सर, सिर्फ फ़ोन कॉल्स नहीं, मैसेजेस, ईमेल, ये सब भी किया करता था और कहता था कि जेल तोड़कर आ जाएगा और मुझे किडनैप कर लेगा। सर जब तक उसे फांसी नहीं हुई ना, मैंने एक सांस चैन की नहीं ली। सर मकबूल आपको जिस नंबर से कॉल करता था और जिस ईमेल आईडी से मेल करता था, वो दोनों प्लीज़ लिखिए आप। क्या हुआ मलिका? तुम इतनी डर क्यों गई? आर यू ऑलराइट? ठीक हो? आदिल, मैंने तुम्हें गुलशन खन्ना को ढूंढने को कहा था,
और तुम मकबूल जैदी का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने लगे, जिसे कि ऑलरेडी फांसी हो चुकी है। सर मेरी गट फीलिंग कहती है कि जेल में गुलशन 1 और गुलशन 2 के जो रिकॉर्ड मिक्सअप हुए वो मकबूल की रिश्वत पे हुए। हालांकि मकबूल अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसका किया सामने लाना थोड़ा मुश्किल है। पर सर स्ट्रांगली फील कि सच यही है, क्योंकि सर गुलशन जेल में मकबूल के टच में था और सर ये मकबूल जेल में रहते हुए भी फेक आईडी से लिया गया सिम इस्तेमाल करता था। उस सिम से ना सिर्फ वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था बल्कि फेक आईडी से लिए गए और कई नंबर्स पे लगातार कॉल करता था। उस जेल में इतना कुछ हो रहा था? सर इतना ही नहीं, हमें तो यहाँ तक पता चला है कि मकबूल जेल में रह के ईमेल भी करता था। जिस ईमेल आईडी का वो इस्तेमाल कर रहा था, साइबर टीम की मदद से हमने उसकी डिटेल्स निकलवाई। सर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मकबूल के मरने के बाद भी वो ईमेल आईडी अभी भी एक्टिव है। सर इनमें से ज़्यादातर ईमेल्स में तो ऊट पटांग शेरो शायरी लिखी गई, लेकिन ये जो आखिरी 2 ईमेल्स हैं ये गौर करने लायक है। मैच पोस्टपोन नहीं होगा, प्लेयर्स को बोलो अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। सर आई थिंक ये कोई कोड लैंग्वेज है जिसके जरिए कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है। जिस आईडी से ये मेल आया वो ट्रेस हुआ? नहीं सर अभी तक नहीं, लेकिन साइबर टीम कोशिश कर रही है। और सर इस ईमेल के अगले दिन एक और ईमेल आया, ये वाला। अब इसमें ना तो कोई वर्ड्स है ना कोई सेंटेंस है, इसमें सिर्फ डिजिट्स है, 22 डिजिट, टोटल 22 डिजिट्स। सर हो ना हो ये कोई कोड है और हमें इस कोड को जल्द से जल्द डिकोड करना होगा ताकि हम किसी भी बड़े हादसे को होने से रोक सकें। हेलो, आजकल बहुत चिपक रही है डॉक्टर सच्ची से। तुम एक मामूली सी नर्स होकर डॉक्टर से शादी करने का सोच रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो कौन तुम? मैं जो भी हूँ जल्दी जान जाएगी। अब दूर रहे डॉक्टर सचिन से, वरना बहुत पछताएगी। उसने तुम्हें मुझसे दूर रहने की धमकी दी? था कौन वो? उसने कुछ नहीं बताया सर, लेकिन ज़रूर उसे कोई गलतफहमी हो रही है क्योंकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं नहीं जानता तुम मुझे लेकर क्या सोचती हो, लेकिन देखो सच तो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर आप? पहले तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। सर मैं आई नो मनिका, इट्स टू अर्ली। इतनी जल्दी तुम्हारे लिए हाँ बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन टेक योर टाइम, आई विल वेट। डिपार्टमेंट के कई एक्सपर्ट्स से मैंने इस 22 डिजिट के कोड को डिकोड करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन सर इन कोड्स को डिकोड करना निहायत ज़रूरी है। सर इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो, हमें बिना वक्त गवाए इन्हें डिकोड करना चाहिए। मैंने भी यही कंसर्न शो किया था, लेकिन उनका कहना है कि ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दिया जाए, जो कि इस तरह के केसेस की एक्सपर्ट है। बट सर आपने मुझे 15 दिन दिए थे, अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं सर। वैसे भी डिसाइड हो चुका है, वी आर नो मोर इन दिस केस। सर तो मनिका, मनिका की हालत बहुत क्रिटिकल है सर। उसके साथ किसी ने चेंजिंग रूम में। सिस्टर आप हमें क्राइम सीन दिखा सकती हैं? यस डोंट टच, डोंट जस्ट जी सब। मनिका को ना सिर्फ मारने की कोशिश की गई है, बल्कि शायद उसके साथ रेप भी। सर चेंजिंग रूम के आसपास के एरिया में कोई सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। मनिका कल नाइट ड्यूटी पे थी, उसकी ड्यूटी 5-6 बजे तक चली होगी। उसके बाद वो चेंज करने के लिए वहाँ आई है। भले चेंजिंग रूम के पास कोई सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं, पर अब क्या दुनिया के सारे क्राइम का पता सीसीटीवी से चलेगा? हॉस्पिटल है, इतना बड़ा स्टाफ है, स्टाफ की आंख और कान तो खुले होंगे ना। इतना बड़ा कांड हुआ, किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, हाउ इट्स पॉसिबल? सर अभी तक तो किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। अब पता नहीं ये काम आउटसाइडर का है इनसाइडर का है। मैं हॉस्पिटल के बाकी सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहा हूँ। क्विक सर।
मनिका की हालत अब कैसी? मनिका के गले में चेन इतना टाइट बांधी गई थी कि उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक गई और मनिका कोमा में चली गई। क्या मनिका का रेप भी किया गया था? नहीं सर। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि मनिका कल रात नाइट ड्यूटी पर आप ही के साथ थी। जी सर, मुझे तो लगा था कि नाइट ड्यूटी के बाद वो चली गई होगी, लेकिन वो सर हो ना हो ये जरूर सुरेश ने ही किया है सर। कौन सुरेश? सर वो यहाँ वार्ड बॉय था। मनिका ने पहले मुझे उसके खिलाफ कंप्लेंट भी की थी। कुछ दिन पहले सर चेंजिंग रूम में मनिका को चेंज करते हुए देख रहा था। ये क्या बोल रही है मनिका? हाँ, मैं ऐसा करूंगा? भरोसा तो मुझे भी नहीं हुआ था कि तुम इस हद तक गिर सकते। अरे गिर तो तू रही है जो इतना घटिया आ रहा हूँ। मैं सुरेश के खिलाफ पुलिस एक्शन लेना चाहता था, लेकिन मनिका नहीं चाहती थी कि बात फैले, इसीलिए मैंने सुरेश को सस्पेंड करवा दिया। लेकिन आई एम श्योर सर उसी ने मनिका से बदला लिया है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मनिका को पहले भी गलतफहमी हुई थी सर, उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। तो इसी बात की खुंदक निकाली, तब जो नहीं कर पाया वो अब कर दिया। सच कह रहा हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। संदीप सर सर सुनो सर। अगर मनिका का उस वार्ड बॉय से कुछ भी इशू था तो उसने इस बारे में आपसे तो जिक्र किया होगा। नहीं सर, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो काफी दिनों से कुछ डरी डरी सी रहती थी। किस वजह से डरी हुई थी? सर इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया, पर वो नाइट ड्यूटी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। अच्छा, मनिका के कानों में जो ईयरिंग्स थे, आप लोग कुछ बता सकते हैं? मनिका किस तरह के ईयरिंग्स पहनती थी? सर मनिका तो सोने के रिंग्स पहनती थी और हाथों में सर सोने की चूड़ियां पहनती थी। ये देखिए सर। सर कौन? हमने वार्ड बॉय सुरेश के घर को अच्छी तरीके से चेक किया, लेकिन ना जिस पीसीओ से मनिका को कॉल किया गया था, इस पीसीओ का नंबर है और ये पीसीओ संत नगर में आपके घर से महज 300 मीटर की दूरी पर है। ये कॉल किसने किया होगा? एक्चुअली सर मुझे भी मनिका ने ये नंबर दिखाया था, उसको इसी नंबर से थ्रेड कॉल्स आ रही है। थ्रेड कॉल्स? यस सर। एक्चुअली सर मेरा और मनिका का अफेयर था और कोई मनिका को धमकी दे रहा था कि वो मुझसे दूर रहे। ये बात आपने हमें पहले नहीं बताई? हाँ सर, मैं बताने वाला था, लेकिन उस वक्त मुझे ज़्यादा डाउट सुरेश पे था। थैंक यू। सर वैशाली पुलिस को जब मनिका के साथ हुए क्राइम के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे कुछ अपडेट दी। वैशाली पुलिस ने अमरिंदर नाम के एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया था। उसका इलाज उसी हॉस्पिटल में चल रहा था और मनिका की वजह से उसके कपूरथला के एक अड्डे का पता चला था, जहां पर उसकी हथियारों की खेप भी पकड़ी गई थी और हॉस्पिटल से निकलते ही अमरिंदर फरार हो गया। हो सकता है अमरिंदर ने ही मनिका के साथ में ये किया, बदला लेने के लिए। अमरिंदर गैंग की डिटेल निकलो और पता करो जिस दिन ये क्राइम हुआ उस दिन हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में उसके गैंग का कोई आदमी दिखा था क्या? सर। जी सर। सर ऑल अपडेट। जैन सर। उस तरह की चेन ज़्यादातर हार्डवेयर स्टोर पे मिलती हैं, लेकिन उस जरिए से भी कोई लीड नहीं मिला है और उस ब्रांड का सिगरेट भी काफ़ी कॉमन है। काफ़ी लोग वो सिगरेट पीते हैं। सर हॉस्पिटल से मनिका की हेल्थ रिपोर्ट आ गई है। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि मनिका ने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया। अब कहना मुश्किल है कि वो कोमा से बाहर कब तक आएगी। मनिका को कोमा में गए 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके थे, लेकिन मनिका को उस हाल में किसने पहुंचाया होगा यह अब भी राज बना हुआ था। पुलिस सोच रही थी कि मनिका की गवाही इस केस को लीड देगी, लेकिन मनिका के रिकवर करने या स्वस्थ होने की संभावना दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही थी कि तभी अचानक मीडिया इस केस को एक चौंका देने वाला एंगल देने लगी। इस क्राइम को लेकर मीडिया में ज्यादा कोई हरकत नहीं थी, लेकिन मैं आज इस केस से जुड़े कई रहस्य उजागर करने वाली हूँ। ग्लोबल ग्रीन हॉस्पिटल की नर्स जिसे उसके ही हॉस्पिटल के चेंजिंग रूम में उसे मारने की कोशिश की गई, उसके साथ हुए असल गुनाह की सच्चाई छिपाई जा रही है। हमारे हाथ क्राइम सीन के कुछ ऐसे फोटोज लगे हैं जो चौंकाने वाले हैं, तो जाहिर करता है कि शायद उसके साथ रेप भी किया गया होगा। तो क्या असलियत दबाई जा रही है?
ये क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स मीडिया के हाथ कैसे लगे? सर हमारी टीम से ऐसी गलती नहीं हो सकती। तो फिर ये फोटोग्राफ मीडिया में लीक कैसे हो गए? ध्यान रहे कि मेरा नाम लीक ना हो, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो फोटोज मैंने आपको दिए। डोंट वरी रोजी, लेकिन सच बाहर आकर ही रहेगा कि मनिका का रेप हुआ था। बट आर यू श्योर कि डॉक्टर सचिन मनिका की रेप की सच्चाई छिपा रहा है? सर, डॉक्टर सचिन ने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया है। वो कल रात ही यहाँ से इंदौर चला गया है और हॉस्पिटल के एक एम्बुलेंस ड्राइवर का फ़ोन भी कल रात से बंद आ रहा है। ये उन 16 लोगों में से एक है जो उसी ब्रांड की सिगरेट पीते हैं। कौन है एम्बुलेंस ड्राइवर? सर, ये गुलशन खन्ना। तो जयपुर में जहाँ रहता है वो घर बंद है और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में इसका नेटिव एड्रेस पंजाब के फिरोजपुर का है। गुलशन खन्ना। गुलशन अगर फिरोजपुर नहीं पहुंचा तो गया कहाँ? पता नहीं सर। लेकिन डॉक्टर सचिन गायब नहीं है। लेकिन डॉक्टर सचिन के रिजाइन करते ही गुलशन खन्ना गायब हुआ है। हो सकता है इसमें इन दोनों की मिलीभगत हो। इस डॉक्टर सचिन पर नजर रखो और गुलशन खन्ना इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। ओके सर। गुलशन खन्ना 10 साल पहले मनिका का गुनहगार था, जिसे पुलिस ने 10 साल पहले खबरियों की टिप पर चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन क्या 10 साल बाद वो वाकई जुल्फिकार आलम बन चुका था, या फिर ये कोई ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें पुलिस उलझ कर रह गई थी? ऐसा लग रहा है एक सदी गुजर गई यहाँ पड़े पड़े। मैंने जिस नज़र से इस दुनिया को देखा था वो दुनिया तो अब बहुत बदल गई होगी, लेकिन क्या उस बदली हुई दुनिया में अब कोई ऐसा होगा जो मेरे बारे में सोचता होगा? देखो अरुंधति, मनिका भले ही पिछले 10 सालों से कोमा हो, लेकिन हमारा संविधान किसी को भी इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं देता। ये आर्टिकल 21 का वोल्यूशन होगा जो हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। और अब तुम ये कह रही हो मनिका के घर वाले? सर, उसके घर वालों को उसकी कुछ नहीं पड़ी है। अरे सालों से हॉस्पिटल में है मनिका, उसको देखने तक नहीं आए। लेकिन मैं सर, तुम्हें कैसे पता कि मनिका इच्छा मृत्यु चाहती है? उसके अधिकारों के लिए लड़ रही हो, लेकिन तुम उसकी जिंदगी की मालिक नहीं हो जाती। तुम्हारी पिटीशन रिजेक्ट की जाती है। सर प्लीज, यू कैन गो। सर। कमिश्नर शर्मा। सर, ऑफिशियली ये केस हमारे हाथ से जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इस केस पर काम कर रहे हैं? हाँ शर्मा, क्योंकि मैं खुद को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर गुलशन खन्ना की कोई भी लीड इन डिजिट्स और अल्फ़ाबेट में कहीं छुपी है ना, तो मैं उसे डिकोड करके रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात क्यों नहीं करनी पड़े। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, उनका कहना है कि इन डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, और इन डिजिट्स के अल्फ़ाबेट्स को अगर जोड़ें तो एक वर्ड फॉर्म होता है जिसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में हर अल्फ़ाबेट का एक अक्षर होता है। एग्जैक्टली सेम उसी तरह से यहाँ पर A to I और J to R को 1 से 9 के डिजिट्स दिए गए हैं, और S to Z को 9 से 1। हालांकि टेररिस्ट ग्रुप इन नंबर और डिजिट्स को अपने हिसाब से घुमाते रहते हैं, बट स्टिल आई हैव टू फाइंड आउट कि ये 22 डिजिट्स जो हैं, अब इनके अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के बाद कौन सा वर्ड फॉर्म होता है। सर, अगर हम अनऑफिशियली इस केस पर काम कर ही रहे हैं तो हमें उस क्रिमिनल अमरिंदर पर भी रीलुक करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता था कि अमरिंदर का गुलशन से कनेक्शन होगा। हाँ, बस शर्मा, अमरिंदर तो काफ़ी लंबे अरसे से अंडरग्राउंड है ना। सर, अगर मान लें कि अमरिंदर का गुलशन से कनेक्शन हो तो मकबूल भी अमरिंदर से कनेक्टेड हो। मुमकिन है। इन्वेस्टिगेट इट। अरुंधति मैडम, कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन मनिका रोज मेरे सपने में आती है और यही कहती है कि उसे इस नर्क से मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मनिका की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ गुलशन नहीं, डॉक्टर सचिन भी है? उसने ही जानबूझकर मनिका की रेप केस की बात छिपाई थी। अब इन बातों का क्या फायदा मैडम? पुलिस ने अरेस्ट तो सिर्फ गुलशन को ही किया था ना। बोला शर्मा। सर, मैं अमरिंदर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके होम टाउन गंगानगर आया हुआ था। सर, मुझे गंगानगर पुलिस स्टेशन से 3 साल पहले हुए 2 बहनों के रेप केस के बारे में पता चला है, जिनकी लाशें पेड़ पे लटकी हुई मिली थी।
और इसका हमारे केस से कोई ताल्लुक? सर कनेक्शन है। इस रेप केस के एक विटनेस ने उन दोनों बहनों के साथ एक अज्ञात आदमी को देखा था। उसका स्केच भी बना था और वो स्केच गुलशन खन्ना के चेहरे से मैच करता है जब गुलशन खन्ना जेल से फरार हुआ था। मतलब जेल से फरार होने के बाद गुलशन खन्ना ने गंगानगर में 2 लड़कियों का रेप और कत्ल किया। जी सर। और सर मनिका के केस में भी यही सवाल उठते थे कि मनिका का भी रेप हुआ था। और उस वक्त डॉक्टर सचिन ने साफ साफ कहा था कि मनिका का रेप नहीं हुआ है। मेरे साथ हुए गुनाहों के राज रोज मेरे अंदर मर रहे हैं और कोई नहीं जानता मैं क्या चाहती हूँ, जिंदगी या मौत। मनिका, मनिका, मनिका। मनिका के लिए की जा रही इच्छा मृत्यु की फरियाद अदालत लगातार अस्वीकार करती जा रही थी, लेकिन 10 साल से मनिका के अंतर मन में चलती आ रही उसके दर्द की पुकार कुदरत ने ऐसे सुनी कि उसे एक खामोश मौत का फैसला सुना दिया। लेकिन मनिका मरने के बाद भी मीडिया के लिए जिंदा हो गई। मुद्दा फिर से गर्म होने लगा और यह सवाल दोबारा उठने लगे कि क्या उसका 10 साल पहले रेप भी हुआ था। और जब यह जग जाहिर हो गया कि मनिका का गुनहगार गुलशन खन्ना जेल से फरार है, तो पुलिस चारों तरफ दबावों से घिर गई। सर, हम गुलशन खन्ना का तो अभी तक पता नहीं लगा पाए, पर मुझे लगता है कि जो 22 डिजिट का कोड था वो मैंने डिकोड कर लिया है। तुमने डिकोड कर लिया? यस सर। सर, इस कोड में ये जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। A to I और J to R, इन्हें 9 से 1 के डिसेंडिंग नंबर्स दिए गए हैं और S to Z इनको 9 से 2 के डिसेंडिंग नंबर्स दिए गए। और सर, इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के बाद जो पॉसिबल वर्ड सामने आया है वो है सर इमानुद्दीन चौक। और ये जो बचे हुए डिजिट्स हैं इनके कोई अल्फ़ाबेट बन के कोई वर्ड नहीं बनता? नहीं सर, पर सर गौर करने वाली बात है, अगर हम इन डिजिट्स को गौर से देखें और इनको डिवाइड करें सर दिस वे 15/06/1630, इट कुड बी सर 15 जून 1630। 15 जून मतलब कल सर। कल इनामुद्दीन चौक में कुछ बड़ा होने वाला है सर। इट कुड बी टेररिस्ट अटैक सर। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जान माल का नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें चांस नहीं लेना चाहिए। गो अहेड, आई विल गिव यू फुल सपोर्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या थ्रेट है सर? सर सुबह से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 4 बज गए, आधा घंटे बाकी, रिस्क नहीं ले सकते। मार्केट खाली करो सर। वो भाई भाई देख के चल। अरे भैया आपकी चाबी। हेलो, ये तो स्कूटर या बाइक की चाबी है। इस तरह से अपनी चाबी छोड़कर क्यों भागा है?
कौन? बम यही है, तुरंत बम स्क्वाड को फोन करो और पूरा इलाका खाली करो। देखिए बम टाइमर पे 20 मिनट का वक्त नहीं है, अगर धमाका हुआ तो बहुत तबाही होगी, सो प्लीज हरी अप। बाकी ग्रुप के लोग कहाँ इधर हैं? हाँ जैन सर, सर बम डिफ्यूज हो गया। गुड जॉब आदिल। थैंक यू सर। शुरू। जेल में मेरी मकबूल भाई से दोस्ती हुई थी। उन्हीं के जान पहचान वालों के जरिए उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकलवाया था। उनकी बहुत चलती थी जेल में। उन्हीं का प्लान था कि दूसरे गुलशन की बेल करवाकर उसकी जगह मैं जेल से बाहर निकल जाऊं। मकबूल जैदी को फांसी की सजा हुई थी, इसलिए उसको जमानत मिलना मुश्किल थी। इसीलिए उसने इस मिशन पर अपनी जगह तुझे भेजा। हाँ साहब, मैं जेल से सजा काट कर बाहर निकलता भी तो मुझे कोई नहीं पूछता, और यहाँ मुझे एक नई पहचान, एक नई जिंदगी मिल रही थी। किसी मासूम की जिंदगी उजाड़ कर तो खुद के लिए नई जिंदगी ढूंढ रहा था। बोल, जेल से छूटने के बाद तो सीधा अमरिंदर के गांव गया था, क्यों? वो भी तेरे ग्रुप में शामिल था? नहीं, वो जब हॉस्पिटल में मनिका ने अमरिंदर की पोल खोल दी थी, तब उस समय मेरी ड्यूटी वहीं थी। अमरिंदर के कहने पर ही मैंने उसका मैसेज पास किया था। अमरिंदर को आज ग्लोबल ग्रीन हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाया जा रहा है। तब वो वहाँ से भाग गया था, लेकिन उस पर मेरे पैसे बकाया थे। उसने मुझसे वादा किया था कि उसकी इन्फॉर्मेशन पास कर दूंगा तो वो मुझे पैसा देगा। जेल से छूटकर मैं वही लेने गया था, और वहाँ 2 लड़कियाँ दिखी, तो मकबूल भाई के दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ मजाक किया और पेट पे टांग दिया। और 10 साल पहले तूने मनिका का रेप भी किया होगा। जबान की बहुत तेज थी साहब, अपने आगे मर्दों को कुछ समझती नहीं थी। इसी अकड़ में वो अमरिंदर से भी अड़ गई। मैं भी देखना चाहता था कि कितनी गर्मी है उसमें। कपड़े बदलते हुए देखता था सामने उसे, बहुत अच्छी लगती थी मुझे। उसको प्रपोज भी करना चाहता था, पर उसने मुझे कभी भाव ही नहीं दिया। उस डॉक्टर सचिन को भाव देने लगी, तो मैंने उसको धमकी दी। मनिका को धमकाने के लिए तो उन्हें डॉक्टर सचिन के घर के पास वाला पीसीओ इस्तेमाल किया। क्यों? डॉक्टर सचिन अमरिंदर का इलाज कर रहा था। पहले भी अमरिंदर का मैसेज पास किया था उस पीसीओ से मैंने, ताकि अगर बात खुले तो सारा शक डॉक्टर सचिन पे जाए। और फिर बाद में मनिका को भी उसी पीसीओ से फ़ोन करके धमकी दी, लेकिन वो नहीं मानी। तो उस दिन तो? और डॉक्टर सचिन ने कहा कि उसका रेप नहीं हुआ। तो मैं खुद हैरान था कि उसने ऐसा क्यों कहा। सर, मैं शादी करना चाहता था मनिका से, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतने सालों के बाद उसका ये आश्रय होगा। ए प्रकाश, नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम ऐसे कुख्यात अपराधियों की बात करेंगे जिनके दिमाग के काम करने का तरीका देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी कि इंसानी दिमाग किस तरह से आपको अचंभित करने की क्षमता रखता है। पावर इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, लेकिन क्या पावर किसी का सगा होता है? जवाब है नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भस्मासुर। आप सभी जानते हैं कि भस्मासुर यदि किसी के सर पर हाथ रख देता था तो वो भस्म हो जाता था। हुआ क्या? एक दिन
उसके ही पावर ने उसे ही भस्म कर दिया। क्यों लेके आया मेरे को यहाँ पे? क्या किया मैंने? तेरे को बोली थी ना मैं, मेरे बेटे से लगन लगा ले, लेकिन तेरे को तो बहुत चर्बी चढ़ी है ना। क्या बोली मेरे को कि तेरा बेटा हैवान है, मैं उसके साथ शादी नहीं करेगी। हैवान दिखता है तेरे को ये? हाँ, सुन, इसको अंदर ले जा, ऐसे मजे करना इसके साथ, उसके बाद मैं काम पे रख लेगी इसको झाड़ू पोछे के लिए। तुम लोग ने जो मेरे साथ किया है ना, किस्मत भी वही तुम लोगों के साथ करेगी। खत्म हो जाएगा परिवार। मंजरी। हाँ आई साहब। गने का है? पता नहीं। तेरे को कभी कुछ पता होता भी है? हाँ? बबन, पता कर गने का है, वरना सुबह शहर मेरे को उसके बिना ही जाना पड़ेगा। जी आई साहब। चल बाहर निकल, चल। यहाँ पे क्यों लाए मेरे को? गलती हो गई गणेश जी, माफ कर दो। अभी तुम आजाद हो, भागो। मला माहिती है, जैसे ही मैं भागना शुरू करूंगा तुम लोग मुझे पीठ पर गोली मारो। हमारे हाथ में हथियार दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? पीठ पे गोली नहीं मारते हम लोग। अब विचार बदले, उसके पहले निकल निकल। गने फोन का उचलत नहीं है, लगता है इसके बिना ही नासिक जाना पड़ेगा। बबन चल। कहा था ना, पीठ पे गोली नहीं मारेंगे। लोकल पुलिस को बता दो कि एनकाउंटर हो गया है। सर। चल चल चल, अंगूठा लगा। मैं इस कागज पे अंगूठा नहीं लगाऊंगा। क्या? अंगूठा नहीं लगाएगा? लगाऊंगा। अंगूठा नहीं लगाएगा? चल चल, अंगूठा लगा। है पूरे हैं? हाँ, चेक किया मैंने। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया मेरे नवरे ने। ए, लाओ ना रे अंगूठा, काय को मेरे इतना टाइम खोटी कर रहा है? मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। ऐसे तो इंस्पेक्टर देशमुख आला। क्या रे, थोबड़ा क्यों लटका हुआ है? बायको ने मारा? तोड़वा याचा। ऐसे वो गणेश, उसका एनकाउंटर हुआ है। मुंबई से कोई टीम आई है। क्यों? बैंक रॉबरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसका इस केस से क्या लेना देना? वो लोग बस कोई ना कोई बहाना लेके आते हैं ताकि सब कुछ लीगल लगे, और हेडक्वार्टर ने भी उन्हें अचानक भेजा तो मैं भी कुछ कर नहीं पाया। और आज सुबह हमें पता चला कि जंगल के पास गणेश की लाश पड़ी है। गणेश! भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए।
बंद कर तेरा रोना धोना। आई, गणे गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं उसकी जगह संभालूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो गण्या करता था, बल्कि उससे भी अच्छा करूंगा। आई, मेरा गण्या चला गया। पक्का पक्का किसी ने उसकी पुलिस को चुगली की है। ए, इकड़े। मैंने तेरे को पूछा था ना कल, गण्या किधर है? हाय साहब, आपको पता है ना, वो मुझे कभी बता के नहीं जाता था। बाइक को है ना त्याची तो, तेरा पति किधर जाता है, क्या करता है, ये सब पता लगाना तेरी जिम्मेदारी थी ना। हाँ बाबान, पता लगा उस गद्दार का। वो गद्दार चाहे मेरे परिवार का कोई क्यों ना हो, लेकिन मेरे को वो चाहिए। मैं खुद उस गद्दार से बात करेगी, लेकिन जब तक मेरे बेटे का कातिल मुझे मिल नहीं चाहता ना, मैं चुप नहीं बैठेगी। सर, ये रही आई साहब की पूरी फाइलें जो हमारे पास है। ढूंढो, स्टोर रूम में, बाथरूम में और भी फाइल्स मिलेंगी। एक बात तो क्लियर है, तुम्हें या तुम्हारी टीम को इन केसेस की कुछ पड़ी नहीं है। 30 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और एक भी केस में कोई हलचल नहीं। धूल तो देखो इन पे। सर, हमने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिले थे। कहाँ से मिलेगा सबूत? सबके सब आई साहब के साथ मिले हुए हैं। सर, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारे लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। कौन कितने पानी में है सब जानता हूं मैं। देखिए सर, यहाँ रहना तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है। आपको शायद मालूम नहीं सर, वो कितनी खतरनाक औरत है। कुछ साल पहले कांस्टेबल ने प्रकाश को ड्रिंक एंड ड्राइव केस पे पकड़ा था। दूसरे दिन उस कांस्टेबल की लाश मिली थी सर, कूड़ेदान में। यहाँ के हर पॉलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है। सर, आप तो हेडक्वार्टर से हैं इसलिए सेफ है, लेकिन हम नहीं। मैं तो अपना ट्रांसफर भी नहीं करवा सकता यहाँ से। अगर इस केस में मदद नहीं की ना, ट्रांसफर मैं करवा दूंगा। गढ़चिरोली। देशमुख, अगर चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे, मुझे सारी अंदर की खबरें चाहिए। हमारी मदद करोगे तो एटलीस्ट एक काम तो सही करोगे। अरे ये देखो, आई साहब की इनलीगल धंधों की लिस्ट है। देखो, मेरे साथ तो साक्षात हुआ था। मेरी जमीन जबरदस्ती हड़प ली इन लोगों ने। हाँ, और मेरा घर और दुकान दोनों हड़प लिया है। अरे मैं रास्ते पर आ गया हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले मुंबई से आ गए और इन सब बातों का खुलासा हुआ। अब ऐसा लगता है कि इस औरत के जुर्म से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है, वो साहसी रिपोर्टर है कौन? हाँ बोला साटम साहब। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जादव। अब जैसे जैसे तो आर्टिकल लिखेगा वैसे वैसे तेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। थैंक यू। अरुण, अरुण, ये सब क्या है? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें दशक में रहना है कि नहीं? मीना, तुम टेंशन मत लो। हाँ, रिलैक्स, बैठो। देखो मीना, ज्यादा टेंशन तुम्हारी सेहत के लिए, हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मुंबई से जो टीम आई है ना, वो आई साहब को सबक सिखाने के लिए आई है। गणेश का काम तो हो गया, बाकी लोगों की बारी है, इसीलिए तो मैंने आर्टिकल लिखा है। तुम्हें क्या लगता है आई साहब ये सब सुन के लेगी? हाँ, और फिर भी तुमने साटम से भी डील कर ली। मीना, मुझे पता है बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। उसका खाना, दवाइयाँ, मेडिकल, स्कूल, सबका खर्चा होने वाला है। ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या ये?
कौन है ये 2 कौड़ी का रिपोर्टर? हिम्मत कैसे भी उसकी मेरे बारे में छापने की? आई, सूरज उसको सबक सिखा देगा। क्यों सूरज? हो प्रकाश दादा। लाश पाहिजे मला। ठीक है आई, हम उसका काम तमाम कर देंगे। गोल बच्चन बंद कर। अगर तमाम ही करना होता ना तो अब तक कर चुके होते। तुम्हारे बदले अगर मेरा गन्या जिंदा होता ना तो कब का उसको ठोक चुका रहता। यही फर्क है तुम लोगों में और मेरे गन्या में। पप्पन चाहिए मेरे को। अब वही उस रिपोर्टर को ठिकाने लगाएगा। चल बारा, चल 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 भाग। मुझे पता है देशमुख, काय हो तेरे मुंबई के हीरो लोग? हाँ काय? ए हीरो, फाइल में क्या ढूंढ रहा है रे? ये देख, इधर खड़ी है मैं तेरे सामने। सबकी आई साहब इधर खड़ी है। हिम्मत है ना तो ठोक, अब भी ठोक। और ये देख, पूरा परिवार लेकर आई मैं। ये प्रकाश, सूरज, मेरा पति, उसका भाई विट्ठल, पूरे परिवार को लेकर आई ताकि तू छुप छुप कर किसी को मार न सके। साले नामर्द, हिम्मत है ना तो अब भी इसी वक्त ठोक मेरे को। सबके सामने ठोक के दिखा। अच्छा परब, ये गोलियां जो हमें मिलती है ना, ये सरकारी होती हैं। हिसाब देना पड़ता है, वेस्ट करने के लिए नहीं होती। मरना है तो कोई और तरीका ढूंढ लो। और वैसे भी सारा शहर जानता है कि तुम एक अपराधी हो। अगर मैं अपराधी है तो मारना मेरे को। अबे काय को कायर बन रहा है तू? लेकिन एक बात याद रख, अगर मेरे घर के किसी भी सदस्य को तूने हाथ भी लगाए ना तो ये साला दशक जल उठेगा और हर एक की मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अगर तू चाहता है ना कि ये सब ना हो तो अपना बोरा बिस्तर बांध और निकल मुंबई। और हाँ, रास्ते में अगर तेरे को कुछ दारू, मटन, चखना कुछ भी चाहिए होगा ना तो मेरे घर से उठा लेना। मैं शराब नहीं पीता और शुद्ध शाकाहारी। चल रे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपमान के बाद चुप नहीं बैठने वाले थे और नतीजा यह हुआ कि आई साहब के 2 और वफादारों की बलि चढ़ गई। जहां आई साहब इस बात से आग बबूला थी, वहीं उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मुंबई से आए हुए ऑफिसर्स को अगर कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि नासिक दशक की जनता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उनमें से कईयों ने आई साहब के फरमान को मानने से इनकार करना भी शुरू कर दिया था। वहीं अरुण यादव ने आई साहब के काले कारनामों को उजागर करने वाले कई और सारे आर्टिकल्स लिखे और उन लेखों में अरुण ने मुंबई पुलिस की प्रशंसा भी की, जिससे आम जनता का मनोबल बढ़ गया। लेकिन आई साहब जानती थी कि अब उसे मुंबई पुलिस के आगे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह साबित हो सके कि नासिक दशक की असली मालकिन आज भी वही है। तुम चेकअप करके सीधा घर चली जाना, मैं आते हुए सब्जी लेकर आऊंगा। आते वक्त आम का अचार भी लाना, खाने का बड़ा मन कर रहा है। सगळ काही आणतो बायको। बाय बाय। अरुण! सर, बाइक पे 2 आदमी थे जिन्होंने अरुण को गोली मारी। सबसे पूछताछ की पर किसी ने बताया नहीं। ये काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। आई साहब, मेरी गन नहीं अटकती ना तो मैं माँ कसम उसको भी ठोक देता। अब पूछो प्रकाश बाबू से। प्रकाश बाबू बोला ना वो। ये देख रहा है, अगर तो मेरा भतीजा नहीं होता ना तो अब तक तेरी उंगलियां उड़ चुकी होती। देशमुख, अब एक और गलती नहीं, एक कहीं वाईट बातमी मला ऐकायला नाही आली पाहिजे।
ये अच्छी बात भी हो सकती है ऐसे। मीना ने किसी का नाम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा है कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए प्लीज। फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। हो प्रकाश, अगर इस वक्त खन्या होता तो वो क्या करता है ऐसे में? मत करो, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। पता है मुझे, लेकिन ये ट्रेलर था ताकि बच्चा होने के बाद भी तू किसी के सामने अपना मुंह ना खोले, वरना उसके बाद क्या होगा है समझाला तो होशियार है। सर आपने बुलाया था? हाँ देशमुख साहब, इसमें लिखा है कि आशा परब के 3 बेटे हैं, गणेश, प्रकाश और अतुल, लेकिन अतुल का नाम कहीं मेंशन नहीं है। सर ये अतुल थोड़ा अलग दिमाग का आदमी है और वो रहता भी अलग से है। अलग से 2 नंबर का धंधा करता है? नहीं सर, इसके उल्टा। अतुल दरअसल एक आदर्शवादी, नेक और अच्छा इंसान है और यही उसकी प्रॉब्लम है। मैम आप आइए ना। अतुल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ मैम आइए ना, आप बैठे। मैम आप रो क्यों रहे हो मैम? तुम्हारे परिवार ने मेरे अरुण को मेरी आंखों के सामने मार डाला। किस्मत से मैं बच गई। शायद भगवान चाहते थे कि मैं मेरे बच्चे को जन्म दे सकूं, पर तुम्हारे भाई ने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है। मैम आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे और मेरे बच्चे को अपने परिवार से बचाओ। आप जानते हैं कि मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और यहाँ पर अकेला भी रहता हूँ। आपको और कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है। याद है तुम्हें अतुल, जब तुम 12th क्लास में थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला था जिसे तुम मुझे डेडिकेट करना चाहते थे। तुम मुझे गुरु दक्षिणा भी देना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं समय आने पर तुमसे मांग लूंगी। हाँ मुझे याद है। अब वो समय आ गया है अतुल। मुझे और मेरे बच्चे को अपने परिवार से बचा लो अतुल। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। आई साहेब, बघा कोण आले? आई साहेब। अतुल तू? मुझे यहाँ देख के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मजबूरी में आना पड़ा मीना मैम के लिए। अच्छा बस इतना ही बोलने आया था? 20 साल रहा तू हमारे साथ, लेकिन बात किसके लिए करने आया? उस औरत के लिए जिसके पति की वजह से तेरे भाई को, मेरे गन्या को पुलिस ने ठोका। क्योंकि आप लोगों के कर्म ही ऐसे हैं। देखिए मुझे है ना आप लोगों की बातों में पड़ना नहीं है और उनसे मेहरबानी करके दूर रहिए, वरना वरना क्या हमको खत्म करेगा? मैं, वो तो आप लोगों का काम है, वरना मैं खुद उनका ख्याल रखूंगा जैसे लक्ष्मण ने सीता का रखा था। और अब मैं देखूंगा कि उनको कौन हाथ लगाता है।
हा कसा माझ्या पोटी जन्माला आला? इसमें तो मेरा एक खून का कतरा भी नहीं है रे। तुमच्यावर गेलाय तो, इसीलिए ना वो तुम्हारी तरह नपुंसक निकला। हाँ बाबू, आपने जैसा बोला था मैं मीना के घर पे ही नज़र रखे हुआ था। एक मुंबई का हीरो आया था बाबू, उसने मीना से बात किया, कुछ तो लिखा और फिर चला गया। हाँ बाबू, उसने किसी को कॉल भी किया था। मतलब उसने नाम दे दिया? पता नहीं बाबू, लेकिन और हो भी क्या सकता है। बहुत पढ़ा लिया टीचर, अब तेरी छुट्टी का समय आ गया है। मैम ये लीजिए। अरे मैम अब आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। अगर कोई मारने भी आएगा तो मुझे नहीं मारेगा, आप बैठिए। मेरा बच्चा किसने मारा? किसने मारा उसको? हाँ? तूने मारा? बोलो, तूने मारा उसको? तू वो मीना को रास्ते से हटाना चाह रहा था कि खुद को तू बचा सके, इसलिए तूने मारा ना? बोल, तूने मारा ना? नहीं आई साहब, मी नहीं मारला, आई शपथ। अपने माँ की कसम मत खा, मर गई तेरी माँ। साला कौन करता रे? किसने तेरे तू बोल, सच बोल, तूने मारा? तूने मारा ना उसको? आई, मैं अतुल को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ आई? अरे तो किसने मारा? किसने मारा? वो ऑफिसर है ना, पक्का उसी ने मारा मेरे बेटे को। ए उमेश, जल्दी आ, फोटो दिखा मेरे को, जल्दी आ, फोटो दिखा, वो फोटो दिखा। हाँ। मेरे को मालूम है ये कौन है। ये देखिए, मेरे को मालूम तो साले यही ऑफिसर होगा। जा उस रिपोर्टर को बुला। हाँ सर। अब इसको मैं ठिकाने लगाएगी। मीना के घर के बाहर सब इंस्पेक्टर शिर्के की मौजूदगी की खबरें दूसरे अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। उनके पीछे रखी हुई गन की फोटो को हाईलाइट करके सभी जगह दिखाया जा रहा था, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई से आए हुए ऑफिसर्स की टीम को डिपार्टमेंट से कॉल आया। किस्मत से सब इंस्पेक्टर शिर्के के पास प्रूफ मौजूद थे कि वो अतुल की मौत के समय लोकल पुलिस स्टेशन में था। मुंबई से आए हुए ऑफिसर्स ने तुरंत इस केस को लोकल पुलिस से अपने हाथ में ले लिया और जांच शुरू कर दी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, साथ में पूरे परिवार के मोबाइल डाटा और लोकेशन डिटेल्स को भी खंगाल डाला। मीना ने पुलिस को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अतुल की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी। और जब सबको ऐसा लगने लगा कि अब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, तभी पुलिस को एक लीड मिली। सर, अतुल के मर्डर के 15 मिनट पहले सूरज के फोन की लोकेशन और 10 मिनट पहले प्रकाश के फोन की लोकेशन मीरा के घर की थी। उसके बाद ये दोनों अपने घर आ गए थे। फोन रिकॉर्ड से पता चला सर। देशमुख को बुलाओ। ठीक है सर। मुझे प्रकाश और सूरज की पूरी कुंडली चाहिए। सर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये प्रकाश गुस्सेल दिमाग का आदमी है, हर वक्त गुस्से में रहता है, छोटी छोटी बात के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता है। सर, ये प्रकाश गणेश को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये गणेश आई साहब का फेवरेट था, और ये भी पता चला है कि आई साहब के बाद वही गद्दी चलाएगा। लेकिन प्रकाश गणेश के अंडर काम करना नहीं चाहता था। सर, रही बात अतुल की, तो किसी की गिनती में भी नहीं आता था। हाँ, लेकिन सूरज वो जल्द से जल्द गद्दी पाना चाहता था। बाकी सबको पता है कि वो एक नंबर का आईएएस और लड़कीबाज आदमी है। तो प्रकाश ने अतुल को नहीं मारा? इससे क्या होगा उससे? इससे अच्छा वो आई साहब को मारता। और सूरज? सर, सूरज आई साहब के भाई का बेटा है। भाई की मौत के बाद सूरज को आई साहब ने छत्र छाया में लिया था। इस सूरज के भी सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन सर ये सूरज आई साहब और उस प्रकाश से बहुत डरता है। प्रकाश और सूरज दोनों ही मीना के घर के आसपास थे, लेकिन मर्डर के टाइम में परिवार का कुछ न कुछ कनेक्शन तो है।
ये जो आदमी है ये परब परिवार का राइवल। पांडुरंग साटम सर। एक जमाने में दोनों टक्कर के थे, लेकिन आई साहब 2 कदम आगे। आई साहब ने लोगों को इस साटम से बचाना शुरू कर दिया और 2 साल पहले उस साटम को आई साहब ने तड़ी पार करवा दिया। मुझे साटम चाहिए, चाहे जहाँ भी हो, और कत्ल वाले दिन के उसके बैराबॉट्स निकालो सब। सर मैं रमेश पावड़े, नेहा का चाचा। सर ये लोकल मैटर है, इसे मुझे हैंडल करने दें। परब परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला लोकल नहीं है। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? प्रकाश परब ने नेहा को किडनैप किया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? सर ऐसा है कि मेरे भाई और मेरे भाभी की 10 एकड़ जमीन थी हाईवे के पास, और जैसे ही डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट हुई तो आई साहब वो जमीन 1 लाख रुपए को खरीद करना चाहती थी, तो भाई ने ना कर दिया। तो आई साहब हमें बार बार धमकाने लगी। सर हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने भी आए थे देशमुख साहब के पास। आई साहब ने हमारे भाई और भाभी को मार डाला। प्रकाश ने जब से उसे देखा था ना, उससे वो शादी करना चाहता था। सर आप ही बताइए, जिस लड़की के माँ बाप को जिसने मारा है उससे वो शादी कैसी करेगी? इसलिए प्रकाश ने नेहा को किडनैप कर लिया। साहब 1 महीना पहले घर में जबरदस्ती घुसकर नेहा को उठा के ले गए। आप अब आ रहे हैं 1 महीने बाद? सर पहले हम लोग बहुत डरते थे, लेकिन जब से आपने आई साहब के लोग और आई साहब को गुंडों को मारा है ना, तब से हमारी हिम्मत बढ़ गई। अब तो आप ही प्रकाश को मारकर नेहा को वापस ला सकते हैं। सुपारी के लेस नजर आ रहे हैं हम। ये पुलिस स्टेशन में आप लोग सुपारी देने के लिए आए हैं? नहीं सर, माफ कर दो सर। साहब अगर कोई नेहा को बचा सकता है तो आप ही हैं। तृप्ति, इनकी सारी डिटेल्स ले लो। यस सर। नेहा पावड़े, सोचने दो मेरे को। नेहा पावड़े नहीं, मैं ऐसा कोई नाम भी नहीं सुना मैंने, और मेरे घर में होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तरस आता है मुझे ऐसी लड़कियों पे। नेहा के चाचा ने FIR किया, आपके घर की तलाशी लेनी होगी। पूरा घर चेक करो अच्छे से। एक मिनट, वारंट है? नहीं ना? क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानती हूँ। माहिती ठेवा भी लगते हो, और अच्छा नहीं लगे ना मेरे पंटर लोग जो है ना मुंबई की हीरो का ऐसे कॉलर से पकड़ के ऐसे फेंक देंगे तो बेइज्जती होगी तुम लोगों की। अच्छा तो नहीं लगे। गाड़ी की तलाशी लो। क्यों? अबे शराब है तुम्हारी गाड़ी में। मैं कोई ऐसे वैसे काम नहीं करता। अच्छा आओ देखते हैं। आइए देखिए, देखा कोई शराब वराब नहीं है तो कहाँ है? नजर नहीं आ रही क्या? बिल्कुल नहीं। अरे हटो, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या दिख रही है शराब? ये सही नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। फोटो खींच। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे खींच गाड़ी का नंबर, मुद्दा माल, इसको अरेस्ट करो और इसके घर का सर्च वारंट निकालो। ये सही नहीं है इंस्पेक्टर। एक बार आई ने मुंह काला किया ना, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। ए पक्या, रुक जा। अगर इन लोगों ने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की है, इसका मतलब ये पक्का वारंट लेकर आए। ठीक है, आप लोग घर की तलाशी ले सकते हैं। एक मिनट। तलाशी के पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ। सुन भाई, बेटा बाहर ये। ये देखिए, ये है हमारी सुनबाई, पक्या की बाई को, नेहा परब। 1 मिनट इनसे बात कर सकते? क्या नाटक है ना? सब कोई नाटक नहीं है।
प्रकाश मेरा पति है। देखो नेहा, तुम्हारे चाचा चाची ने कंप्लेंट फाइल की है। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। साहब, मैं नहीं जानती कि चाचा जी ने आपसे क्या कहा, क्यों कहा। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से प्रकाश से लगन की। देखो नेहा साहब, बच्ची इतना बोल रही है तो मान लीजिए ना, विश्वास कर लीजिए। पक्का? फोटो देखो। बघा, लग्नाचा फोटो। मुझे ये फोटोज चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मिल जाएगी, लेकिन शादी का सर्टिफिकेट आने के बाद। मैं तो कहती हूँ सर, आप अगर 1 महीना पहले आ जाते ना हमारे दशक में, तो शादी में भी शामिल हो पाते, साक्षी बन जाते आप शादी की। फोन दीजिए। सर, फोटोज मिल गई है। धन्यवाद। झालं समाधान? सुन भाई, चला चल। पावड़े दंपति को ढूंढो। अगर नेहा का ये हाल है तो हो सकता है कि प्रकाश या आई साहब ने उनको किडनैप किया। यस सर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नेहा ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करके वहां रहती है। और उस फोटो वाले पंडित को भी ढूंढो। सर ये दशक का तो नहीं है। ये केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढूंढना होगा। ये फोटोग्राफ मुझे भी सेंड करो सर, मैं भी ढूंढता हूँ। सर, परब परिवार के फोन लोकेशंस चेक करने के दौरान एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। गणेश के एनकाउंटर वाले दिन सूरज उसके साथ था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। हेलो हेलो। हाँ, बिना डायल किए बात कर रहे थे। तृप्ति ने जो कहा तुमने सुना ना? अब बात करते हैं। अंदर जो कुछ सुना जाके आई साहब को बता दो। अरे सर, मैं कैसे आई साहब को बताऊं? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आई साहब को खबरें तुम पहुंचाते हो? ये बता देना कि गणेश के एनकाउंटर वाले दिन सूरज उसके साथ था। और ये भी बता देना कि अतुल के मर्डर वाले दिन प्रकाश और सूरज दोनों मीना के घर के पास थे। सर इस बात से तो हड़कंप मच जाएगी। गढ़चिरौली जाने से तो अच्छा है ना कि थोड़ा सा हड़कंप मचाए। गद्दार निकला रे तू। आई साहब, इसने किसी को कॉल नहीं किया। कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं मिला। तो फिर मुझे बता, तू वो मीना के घर के बाहर क्या कर रहा था? मैं उसे मारने गया था। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं भी बड़ा काम कर सकता हूँ और मैं उसे मोहर भी देता हूँ, लेकिन वहां पे जाके मैंने अतुल भाव को देखा। राई शपथ में वहां से निकल गया। उसके बाद आई ये सच कह रहा है। मैं उस दिन वहां पर गया था ये चेक करने कि इसने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं। हाँ सर, इनके लोकेशन रिकॉर्ड से कंफर्म होता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं। किसने मारा? किसने मारा मेरे अतुल को? मैं पांडुरंग साटम। भले ही मेरी परब परिवार के साथ में दुश्मनी हो, लेकिन मैंने परब परिवार के किसी भी आदमी को और उनके गुंडे को नहीं मारा है। परब परिवार ने न सिर्फ तुम्हारा बिजनेस छीना बल्कि तुमको तड़ीपार भी करवाया। इसीलिए मैं उनका बिजनेस धंधा डुबाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अरुण जादव को पैसा देकर उनके खिलाफ आर्टिकल लिखवाने को लगवाया और बाद में अरुण को मरवा दिया ताकि आई साहब को फंसा सको। मुझे मरवाना होता तो मैं डायरेक्ट आई साहब को मरवाता था ना। अच्छा था मेरे लिए, उनकी बादशाहत भी खत्म हो जाती और उनका धंधा भी मेरे हाथ में आ जाता। जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती साटम को कस्टडी में रखो। सर अरे मैंने क्या किया साहब? चलो पण माझं काही सर। सर पावड़े फैमिली मिसिंग है। जैसा मैंने सोचा था, हमारी पहली और दूसरी विजिट के बीच में ये शादी हुई है, 2 दिन में। सर, पंडित का पता चल गया है, वो कल गांव आने वाला है। तो कल चला जाए फिर पंडित जी का आशीर्वाद लेने। हो साहिब, मैंने ही 1 महीने पहले इन दोनों का लगन करवाया था। पक्का?
हाँ हाँ साहिब, परब परिवार को कौन नहीं जानता है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। बात तो आपकी सही है, और आप ठहरे भगवान के आदमी, झूठ थोड़ी बोलेंगे। चलिए घर छोड़ देता हूँ आपको। पंकज के चलो, गाड़ी यहाँ क्यों रुकी साहब? ऐसा है पंडित जी, हम तो आपको यहीं छोड़ेंगे, वो यहाँ से आगे की जो यात्रा है ना, वो आपको अकेले करनी पड़ेगी। अब एक काम कीजिए, आप जाइए। चलो 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 फटाफट चलो, इतना टाइम नहीं है पंडित जी, चलो चलो फटाफट, चलो चलो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। नेहा को लेकर जा रहे? कहाँ? क्यों? पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ सवाल जवाब करने। उसको जो कुछ भी पूछना है ना, इधर मेरे सामने पूछेगा। देखो आई साहब, अगर आपने मुझे उसे ले जाने नहीं दिया तो मुंबई के पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेके आएंगे, और वैसे भी उन्हें मुझ पर शक है कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपका आदमी हूँ, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसे कर दीजिए। ठीक है, 1 घंटे के अंदर लड़की मेरे को यहाँ चाहिए। इसे नीचे उतारो। क्यों? उतरो। अरे चलो उस गाड़ी में बैठो। लेकिन क्या हुआ है? जैसा कहा जा रहा है वैसा करो तुरंत। चलो 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 बाहर निकलो। उतरो। तुम जा सकती हो। नहीं नहीं, आप लोग मुझे मार दोगे ना? साहब आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो लोग ने मेरे को मजबूर किया था झूठ बोलने के। हम जानते हैं तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम अपने चाचा चाची के पास जाने के लिए आसान। आपने ढूंढ लिया उन लोगों को? वो सुरक्षित है और तुम लोगों को आई साहब से डरने की जरूरत नहीं है। आई साहब की बादशाहत अब चंद दिनों के मेहमान है। थैंक यू सर। जाओ। नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या हुआ था गणेश के एनकाउंटर के अगले दिन? प्रकाश को हमारे बारे में तुमने बताया, और गणेश के बारे में हमें भी तुम ही ने बताया। कैसे कर लेते हो ये बैलेंसिंग एक्ट? हाँ सर, उस दिन क्या हुआ? अपने भाई गणेश को बोलिए कल सुबह तक घर के बाहर ना निकले, उसका एनकाउंटर तय हुआ है। मुंबई से एक टीम आई हुई है। और फिर भी गणेश हमें मिल गया। मतलब प्रकाश ने गणेश को रोका ही नहीं, वो चाहता था कि उसका एनकाउंटर हो जाए। मुझे लगता है अतुल को भी उसी ने मारा है, तो फिर तो वही बचता ना अकेला, परब खानदान का वारिस। सर वो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अतुल के मौत के कुछ दिन पहले प्रकाश ने मुझे आई साहब को एक मैसेज देने के लिए बोला था। सुन, तू आई को बोल कि तूने अतुल को एनकाउंटर के बारे में बोला था, लेकिन उसने गण्या को बताया नहीं। आई साहब आप विश्वास रखिए, मैं खरा बोलते हैं। उस दिन मैंने अतुल को मैसेज दिया था कि गणेश को घर से बाहर निकलने को ना कहे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अतुल ने गणेश को बताया क्यों नहीं। मैं खुद जाता था मैसेज देने, लेकिन वो मुंबई से टीम आई थी इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो अतुल ने गणेश को बताया क्यों नहीं? हरामखोर, साला गद्दार। आई साहब ने अतुल को मारा? मालूम नहीं सर, लेकिन उस दिन मैंने उनकी आंखों में खून देखा था। उसके मोबाइल का लोकेशन तो ये बता रहा है कि वो पूरा टाइम घर पे थी। यहाँ मैं अतुल के कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे पे इल्जाम लगा रहे। हमने विठल से पूछताछ की लॉकअप में। अतुल के कत्ल के समय
मीना के घर में वो था। पहले हमें लगा कि उसने ही अतुल को मारा है, लेकिन बाद में उसने हमें बताया कि उस वक्त आप भी वहाँ मौजूद थी। वो तो सिर्फ आपके साथ था। झूठ बोल रहा है वो। हमारे पास प्रूफ है। ये सरोता, इस पे आपके फिंगरप्रिंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अतुल को आपने मारा। आपके हाथ में ये सरोता जब मैंने देखा ना, तभी मैं समझ गया। उस दिन जब देशमुख ने मुझे बताया कि अतुल ने गन्या को उसका निरोप दिया ही नहीं, जिसके कारण मेरे गन्या का खून हुआ, तभी मेरा माथा ठनका। तभी मैंने सोचा कि अतुल को उसके किए की सजा मैं देकर ही रहूंगी। मेरा फोन घर पे था, इसलिए मैं वैसे ही चली गई विट्ठल के साथ। मुझे लगा कि शायद ये बात पुलिस के नजर में नहीं आया, इसलिए मैंने राहत की सांस ली और ये नया हड़कित्ता लेकर आ गई। बात तो आपकी सही है। जब हमने अरुण का घर सर्च किया तो हमें कुछ नहीं मिला। बाद में हमें फोटो में ये सरोता दिखा, तो हमने उसे ढूंढ लिया। एक और बात, गणेश के एनकाउंटर के बारे में देशमुख ने अतुल को नहीं, प्रकाश को आगाह किया था। क्या? कहाँ है प्रकाश? मुझे पता है वो प्रकाश कहाँ है। मेरे बेटे को मार डाला उसने, मेरे बेगुनाह अतुल को मार डाला। किए की सजा तो हर किसी को मिलेगी। चलिए लेके जाओ इसको साहब, लेके जाओ इसको बाहर मत निकलने देना। फांसी दो इसको, फांसी। जैसी करनी वैसी भरनी। आशा परब उर्फ आई साहब की जिंदगी इस कहावत की सत्यता को सिद्ध करती है। आई साहब ने छिपने की जो जगह पुलिस को बताई थी, प्रकाश उन्हें वहीं मिला। पुलिस ने प्रकाश पर आईपीसी की धारा 367 और 375 के तहत, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि पावर अपने साथ साथ जिम्मेदारियां भी लाता है। पावर का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आपके फैसलों में दुनिया बदलने की ताकत है और यही आपका असली पावर है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।